हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। कैसे हैं आप लोग? होप यू पीपल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 14, जो आज टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। डेट मतलब अवेलेबल होने का डेट है 29 अगस्त टू 30 अगस्त। इसके अंदर जो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो सॉल्व करते हैं, मीन्स मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है तीन फ्रेंड्स हैं ए बी सी, इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन अ रेशियो ऑफ 2:3:4। ए बी सी तीन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा है 2:3:4 की रेशियो में। अब सबसे पहले तो देखो, जब भी कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिपेंड करता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है, यही डिपेंड करता है। मतलब यही हमारा इसी का फाइनल आउटकम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। ठीक है, तो वो बोलता है ए बी सी ने इन्वेस्ट करा है इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। आफ्टर 6 months सी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। मतलब देखो, सी ने 4 की रेशियो के अंदर इन्वेस्ट करा, 6 महीने तक तो वो 4 के हिसाब से ही उसका इन्वेस्टमेंट रहा। ठीक है, और 6 महीने के बाद उसने अपना कितना कैपिटल विड्रॉ कर लिया? हाफ ऑफ द कैपिटल। मतलब 4 यूनिट उसने इन्वेस्ट करा था, तो अब कितना रह गया? 2 यूनिट। अब बाकी का 2 यूनिट कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्ट रहेगा? 6। ठीक है, और बाकी का कुछ नहीं बोला, तो मतलब हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं ये सब कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहे? पूरा साल के लिए, पूरे 12 मंथ के लिए। तो ए का 24, बी का 12 3 36, और सी का कितना हो गया? ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो सी का हो गया कितना? 36। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो A/B/C का फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? 2:3:3। ठीक है, अब उसने बोला है इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर इज रुपीज इतना। ठीक है, कितना है ये? 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय सी। सी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,10,000 डिवाइडेड बाय कितना? 8 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 से इसे कट करेंगे तो 13750 मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट कितना आ जाएगा? 41250। ये मतलब टोटल प्रॉफिट था। ये पता है ना 8 कहाँ से आया? जो भी रेशियो है 2 + 3 + 3 8, और सी का रेशियो चाहिए तो सी किस रेशियो में है? 3 रेशियो में। तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो सी को कितना अमाउंट मिला? 41,250। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें कुछ वेट दिए हैं 8 पैकेजेस के, ये वेट दे रखा है। उसने हमसे बोला है कैलकुलेट मीन मोड मीडियन। देखो, जब भी डेटा अरेंज नहीं हुआ हो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? डेटा को अरेंज कर लेते हैं, तो आगे क्या रहता है, मतलब थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो और हमेशा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो 3 कितने टाइम? 1 2 3 4 3 3 3 3, then 4 4 4 4 4 4 एंड देन 5। अब उसने हमसे बोला है मीन। मीन तो क्या होता है? हमारा सिंपल एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ द नंबर अपॉन में नंबर ऑफ द टर्म्स। तो इसका सम करके कितना आ जाएगा? 29। अगर मैं इन सब का सम करूं 3 3 3 4 4 4 5, ठीक है, सम आ गया अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास? 8 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमारा मीन निकल के कितना आया? 3.6। ठीक है, देखो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए दिया था, तो देखो मीन कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहला 3.6 इसी ऑप्शन में आप टिक कर सकते हो। बाकी हम बाकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन मोड क्या होता है?
मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आपके डेटा के अंदर अपेयर हुई है। तो देखो मोड हमारा क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा बार अपेयर क्या हुआ है 3, तो मोड विल बी 3, तो 3.6 मैच हो गया, 3 मैच हो गया। अब मीडियन और है, मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो इवन, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो इवन, अभी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8 है, ठीक है ना, तो इवन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीडियन जब भी निकालना होता है तो क्या होता है, सेंटर के जो 2 नंबर है, सेंटर के जो 2 नंबर है उनका एवरेज निकालना होता है। तो अगर मैं देखो सारे कट करते जाते हूँ तो देखो एंड में हमारे पास मिडिल के 2 नंबर कौन से बचे 3 और 4, ठीक है, तो इसी का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, वही मीडियन रहेगा। तो 3 + 4 7/2, सो आंसर विल बी 3.5। तो हमारा मीन निकल आया। मीन सिंपल हमारा एवरेज होता है, मोड मोस्ट अकरिंग टर्म, और मीडियन हमारा क्या होता है इन केस ऑफ इवन नंबर्स मिडिल टर्म्स का मिडिल 2 टर्म्स का एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है एक डीलर ने एक ओल्ड कार खरीदी है जिसका मार्क प्राइस कितना था 85,000, ठीक है, जिसका मार्क प्राइस था 85,000 एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% का उसे सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है। 20% मिला है तो मतलब 80% का वैल्यू मिला, देन उसको 90% का वैल्यू मिला, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 61200, ठीक है। इतने का वो खरीद के लेके आया 61,200 का। फिर वो बोलता है ही स्पेंड्स 3,800 ऑन इट्स रिपेयर, 3,800 रुपए उसने उसके ऊपर अलग से खर्चे, किसके ऊपर, रिपेयर के लिए। तो उसको देखो फाइनली जो कॉस्ट प्राइस पड़ा डीलर को वो कितने का पड़ा 65,000 का, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने उसे बेच दिया 20% के प्रॉफिट के ऊपर। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, कार का हमें सेलिंग प्राइस बताना है। देखो ये इतने का वो खरीद के लाया, ये उसने रिपेयर के ऊपर खर्च करा, तो फाइनली जो डीलर को जो वो कार पड़ी वो कितने की पड़ी 65,000 रुपए की। तो मतलब एक तरीके से ये अब डीलर के लिए क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, और हमें बताना है सेलिंग प्राइस जिस कार को उसने बेचा 20% के प्रॉफिट, तो 20% के प्रॉफिट पे तो 120% पे, तो आंसर विल बी 78,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक पेयर ऑफ डाइस है उसे फेंका गया है साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइसेस इज अ प्राइम नंबर। देखो जब 2 डाइसेस फेंके गए हैं, 2 डाइस क्या करे गए, फेंके गए हैं, उसने बोला है कि जस्ट अ सेकेंड मैं 2 डाइस बना देती हूँ, उनके जो टॉप के ऊपर नंबर अपेयर हुए हैं, ठीक है, उनके टॉप के ऊपर नंबर अपेयर हुए हैं, उसके अंदर उसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइसेस इज अ प्राइम नंबर। मतलब ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करूं तो इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, एक प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो देखो प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक डाइस के केस में 2, 3 और 5, पता है ना प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक अपना ही नंबर, 2 फैक्टर होने जरूरी हैं, ठीक है, 2 फैक्टर होने जरूरी हैं। 1 कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता, 1 क्या नहीं होता प्राइम नंबर, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, तो 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता। 2 प्राइम नंबर होता है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, 2 and 1। 3 एक प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर हैं, ठीक है। तो अब उसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, मतलब ये ए और बी प्राइम नंबर नहीं होंगे, ए और बी ऐसे नंबर होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर आए। तो देखो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, फर्स्ट डाइस पे मेरा 1 हो, सेकंड पे 2 हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी 2 आएगा, देन 1 हो, 3 हो, 1 हो, 5 हो, देन वाइस वर्सा, सेकंड पे 1 हो, देन 2 हो, देन 1, देन 3, 1, देन 5, 1, ठीक है। ऐसे मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए, टोटल आउटकम्स मेरे फेवरेबल आउटकम्स आ गए 6, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स आ गए मेरे पास 6। टोटल आउटकम्स निकाल देंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, एक में 6, दूसरे में भी 6, 6 6 36, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे,
फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम. सो आंसर विल बी 1 अपॉन में 6. ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 680 किलोमीटर. दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस उसने हमें दे रखा है 680 किलोमीटर. द ट्रेन कवर अ जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर. देखो जब भी ऐसा लिखा हो 40 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स वो उसका क्या दे रखा है, स्पीड. ठीक है. एंड रिटर्न बैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. तो अगेन एक बारी वो जाती है, किस स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर. और जब दोबारा वो ट्रेन रिटर्न आती है तो कितने किलोमीटर पर आवर से आती है, 60 किलोमीटर पर आवर. उसमें पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी. देखो इन द केस ऑफ कि जब भी आपका डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, मतलब जैसे 600 किलोमीटर गया और 600 किलोमीटर ही वो क्या आया, वापस आया. इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2. ठीक है. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में 40 प्लस 60 100. सो आंसर विल बी 6 4 24 24 2 48 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. उसने कहा है the coordinates of point P which divides the line segment joining the points A and B in the ratio is 2:5. देखो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ. वो क्या कहना चाहता है, एक लाइन है, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक नॉर्मली लाइन बना देती हूँ, डॉटेड क्यों बनानी. एक लाइन है जिसका नाम है A और B. ठीक है. A और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -5. मतलब 4 क्या है, x1, y -5 क्या है, y1. और B के हैं 6 और 3. 6 और 3 इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है. ये क्या है, x2 और ये y2. वो बोलता है इसके अंदर जो एक पॉइंट P है, पॉइंट P है, ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, 2:5 के. ठीक है. तो हमें P के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. P के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने. तो देखो इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला होता है. देखो अब ये तो आपको पता चल गया, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2. ठीक है. x2 y2. देन ये जो 2:5 की रेशियो में उसने डिवाइड करा है, इसको ये होता है m:n. ठीक है. देखो बस सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं. m मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस n, हाँ x2 n मल्टीप्लाई बाय x1. पहले बारी में दोनों के x के फैक्टर x2 फिर देन x1 अपॉन में m प्लस n, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकल आएगा उसका. देन m, अब दोनों में y के फैक्टर लेने होंगे, m मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस में n मल्टीप्लाई बाय y1 अपॉन में m प्लस n. ठीक है. सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. m हमारा कितना है 2 और x2 कितना है हमारे पास 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 इंटू 4. ठीक है ना. n हमारे पास 5 है ना, 5 इंटू 4, अब 2 प्लस 5, तो 2 6 12, 5 4 20. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हमारा कितना आ गया, 32:7. देखो 32:7 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है. आप इसको डायरेक्टली भी मतलब टिक कर सकते हो, बट अगर चाहो तो सेकंड कोऑर्डिनेट भी ये सॉल्व कर सकते हो. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 इंटू में 5 अपॉन में 7. सो 2 3 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25, तो प्लस का साइन हटा के यहाँ पे कितना हो जाएगा, -25. तो आंसर कितना होगा, -19 अपॉन में 7. ठीक है. बस इसके अंदर आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए था. और बस तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं 32/7 अपॉन में -19 अपॉन में 7. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7,
द एवरेज वेट ऑफ 6 गर्ल्स इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। जो एवरेज वेट है 6 लड़कियों का वो इंक्रीज हो गया 2.5 किलो से व्हेन वन ऑफ द गर्ल हुज वेट इज 38 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू गर्ल। देखो, पहले एक एवरेज वेट था 6 लड़कियों का एवरेज वेट था सपोज x kg था, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x, ये इनका सम आ गया। पहले जो 6 लड़कियों का वेट का सम था वो था 6x। सब पहले लेट एवरेज कितना था x, अब न्यू एवरेज कितना हो गया, सॉरी पहले था एवरेज x, पहले था एवरेज x, अब कितना हो गया x प्लस 2.5, ठीक है। तो देखो, पहले जो सम था, सम ऑफ देयर वेट था वो था 6x, अब सम कितना हो गया 6x प्लस 2.5, तो नया सम कितना आ गया 6x प्लस में 15, 6x प्लस में 15, ये आ गया नया सम। देखो, अब बस सीधा सीधा करते जाते हैं। पहले वेट था 6x, इसके अंदर से एक लड़की जिसका वेट था 38 किलो, इसे रिप्लेस करा गया विद न्यू गर्ल, ठीक है, विद न्यू गर्ल, तो उनका नया वेट, नया सम ऑफ वेट कितना हो गया 6x प्लस में 15, 6x से 6x कैंसिल, n इज इक्वल्स टू में 38 इधर माइनस है, इधर जाके प्लस का, तो 53 kg की जो नई लड़की है उसे ऐड करा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है साइन ए प्लस कॉस ए m के इक्वल साइन ए का क्यूब प्लस कॉस ए का क्यूब n का इक्वल। देखो, इसके अंदर इन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस मल्टीप्लाई में a प्लस b, ठीक है। a इसके अंदर साइन है और b इसके अंदर कॉस है। a प्लस b हमें कितना दिया है m, तो वैल्यू पुट करते जाते हैं, m का क्यूब इज इक्वल्स टू में a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब कितना दे रखा है n प्लस 3 साइन कॉस, और a प्लस b का वैल्यू कितना है हमारे पास m क्यूब इज इक्वल्स टू में n प्लस में 3m साइन थीटा साइन a कॉस a, ठीक है। अब देखो, साइन ए और कॉस ए का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, साइन ए और कॉस ए का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। अगर मैं साइन ए प्लस कॉस ए का क्या कर दूं, होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए किसके इक्वल है m, तो m का भी मुझे क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो m का होल स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, मैं इसको पूरा ही प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, देखो ये इधर जाके माइनस में, फिर ये टर्म जो बची तो 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया m स्क्वायर माइनस 1। तो बस यही साइन थीटा कॉस थीटा में पुट कर देंगे, m क्यूब इज इक्वल्स टू में n प्लस 3m m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। एलसीएम लेंगे तो देखो 2 n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 2 m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। 2m का क्यूब इज इक्वल्स टू में 2n प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 3m का क्यूब माइनस में 3m। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो m का क्यूब माइनस का 3m प्लस का 2n इज इक्वल्स टू में 0। ऐसा कहाँ है, m का क्यूब माइनस 3n प्लस n इज इक्वल्स टू में 0, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। तो बस इसके अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू इन्होंने करा है, ये तो आपको पूरा आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा। देखो, उसके अंदर एक बोला है उसने, अलॉय ए, एक अलॉय है ए जो कंटेन करता है मेटल x और y को किस रेशियो में 5:2 के, वाइल बी कंटेन, बी करता है किस रेशियो के अंदर 3:4 के अंदर, ठीक है। अब वो कहता है अलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए और बी, ए और बी को अगर हम मिक्स करेंगे तो एक अलॉय सी उन्होंने बनाना है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 4:5। वो किस रेशियो में होगा 4:5 की रेशियो में। द परसेंटेज ऑफ
एक्स इन अलॉय सी। सी देखो सिर्फ हमें क्या बताना है, सी का परसेंटेज बताना है, किसके अंदर, अलॉय सी के अंदर। ठीक है, देखो सिर्फ हम एक्स एक्स की ही बात करेंगे क्योंकि सिर्फ हमें क्या बताना है, एक्स का परसेंटेज बताना है। तो ए और बी के अंदर एक्स की क्या क्या वैल्यूज थी, 5 और ये थी 3। अब सी के अंदर क्या रेशियो के अंदर उसे बनाया जा रहा है, 4:5 की रेशियो में, 4:5। तो 4 5 20, 5 3 15। तो एक्स उसके अंदर कितना होगा टोटल, एक्स का जो वैल्यू होगा अलॉय सी के अंदर कितना होगा, 35 यूनिट्स। ठीक है, 35 यूनिट्स। देखो अब इसके अंदर 5 + 2 कितना हुआ, 7, और 5 3 + 4 कितना हुआ, 7। तो टोटल जो वैल्यू थी एक मतलब ए के अंदर मान लो या बी के अंदर मान लो, तो टोटल एक्स और वाई की वैल्यू कितनी थी, 7। और अब टोटल एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो 7 9 63। ठीक है, तो टोटल 63 के अंदर x + y 63 के अंदर 35 यूनिट्स किसके होंगे, x के होंगे। ठीक है, जब C अलॉय हम बनाएंगे तो टोटल कितना होगा, 63 यूनिट, और उसके अंदर से 35 यूनिट्स किसके होंगे, x के होंगे। तो बस हमें यही परसेंटेज बताना है। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 5 7 9 तो 5/9 मल्टीप्लाई में 100, सो आंसर विल बी 55 5/9। 55 5/9, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखो उसने बोला है 7,000 रुपीज को उसने 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट हैज बीन इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट करा है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो देखो सबसे पहले तो अगर उसने 5 साल के लिए उसे इन्वेस्ट करा है तो उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 8 40, 40 × 70 दैट विल बी 2800। उसका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये अभी उसका सिंपल इंटरेस्ट आया। उसने बोला है द अमाउंट इज विड्रॉन। देखो अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। तो उसने क्या करा है, अमाउंट ही विड्रॉ कर लिया है। तो मतलब जो उसका सिंपल इंटरेस्ट था और उसका प्रिंसिपल, तो अमाउंट उसका क्या था, 7,000 + 2,800। तो उसका अमाउंट था टोटल 9,800। उसने वो 9,800 पूरा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। एंड हाफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। इसके अंदर से जो हाफ अमाउंट था 4,900 उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। और तो वो पूछता है देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट। अगर आधा इन्वेस्ट करा है तो आधा ही बचेगा, 4,900 उसका अमाउंट उसके पास बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन आइसक्रीम फैक्ट्री इज 5:7। मेन इज टू वुमेन का रेशियो कितना है, 5:7। ठीक है, तो वो कहता है हाउ मेनी मोर मेन शुड बी जॉइन टू मेक द रेशियो 1:1। देखो वो सिंपल क्या कहना चाह रहा है कि कितने में मेन ऐड करूं जो इसका रेशियो है वो क्या हो जाए, 1:1। अभी देखो अगर अभी मेन का रेशियो है 5x और वुमेन का रेशियो है 7x, तो बीच में कितने का डिफरेंस है, 2x का डिफरेंस है। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, 840, 12 7 84। तो देखो x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 70, और उसे कितने मैन बढ़ाने पड़ेंगे रेशियो 1:1 करने के लिए, तो 2x, तो 2 × 70। तो कितने मैन और चाहिए उसे, 2 मेक रेशियो 1:1 इज 140 मैन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स 9:4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो देखो जब भी क्या कहते हैं 2 साइड दे रखी हो सिमिलर ट्राइंगल्स की, तो उसका एरिया कैसे निकलता है, उनके साइड का हम क्या करते हैं, स्क्वायर। तो वही उनका क्या होता है, एरिया का रेशियो। तो 9 9 81, 4 4 16। Ravi and Sumant can complete a piece of work in 40 days and 50 days. रवि और सुमंत कितने दिन में काम कर रहे हैं, 40 और 50 दिन में। तो टोटल वर्क उनका कितना हो गया, 200। रवि का एफिशिएंसी 5 और सुमंत की यहाँ पे ऐसा आएगा कि एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 यूनिट। ठीक है, इफ द वर्क
एट इट ऑन ऑल्टरनेट डेज। देखो वो दोनों काम कैसे करते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे, आज एक करेगा कल दूसरा करेगा, तो दो दिन में वो 9 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद रवि ऑन द फर्स्ट डे, हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट ओवर। देखो 200 को 9 से अगर मैंने डिवाइड करा तो 9 2 जा 18, फिर देन 9 2 जा 18। ठीक है, और देखो मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, 200 को जब मैंने 9 से डिवाइड करा तो 9 2 जा 18, फिर 9 2 जा 18। ये जो 2 यूनिट है ये अभी वर्क बचता है, और कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 22 इंटू 2 मतलब 44 डेज के अंदर काम कंप्लीट हुआ है। अब काम कितना बचा है, 2 यूनिट का जो मतलब अब जो ये 2 यूनिट का काम होगा ये कौन से नंबर ऑफ डे पे स्टार्ट होगा, 45th नंबर ऑफ डे पे, मतलब 44th तक तो काम हो गया है, 44 डेज तक तो काम हो गया। अब काम कौन से दिन होगा, 45th डे। तो देखो जिससे भी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने रवि से स्टार्ट करा है, तो रवि हर एक ऑड डे पे काम करेगा, जैसे 1 पे करेगा, 3 पे करेगा, 5 पे करेगा, ऐसे ही रवि कौन से दिन काम कर रहा होगा, 45th डे। अगर हम सुमंत से स्टार्ट करते तो जो 45th डे का टर्न होता वो सुमंत का होता। अब हमें 45th डे काम करना है तो हमें पता होगा कि किसका वर्किंग डे है, ये आज काम करने का दिन है रवि का, तो आंसर विल बी 44 2/5। ठीक है, 44 2/5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो वो कहता है अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ये बोट की स्पीड है, एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, और स्ट्रीम की स्पीड है। इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जर्नी, देखो बोट प्लस स्ट्रीम माइनस बोट माइनस स्ट्रीम, कितना दे रखा है उसने, 40 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। फाइंड द डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस अब क्या था, किलोमीटर में था, तो मुझे टाइम भी किसके अंदर चाहिए था, आर के अंदर, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया 2 और 3। देखो बोट प्लस स्ट्रीम, तो 6 + 2 8, डिस्टेंस अपॉन में 8 माइनस में डिस्टेंस, बोट माइनस स्ट्रीम, तो 6 4 इज इक्वल्स टू में 2/3। फर्दर करते हैं 8, तो d माइनस में 2d इज इक्वल्स टू में 2/3, देन d इज इक्वल्स d अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू 2/3। इसके अंदर माइनस का साइन इग्नोर कर देना, d इज इक्वल्स टू में 16/3। तो डिस्टेंस उनका कितना आ गया, 16/3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर है, उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू स्मॉल राइट सर्कुलर कोन्स। देखो इसके अंदर एक समझने की बात ये होती है, आपने एक स्फेयर को क्या करा, मेल्ट करा, और उससे आपने क्या बना दिए, कोन बना दिए, छोटे छोटे कोन बनाए। अब वो कहता है कि उसने पूछा हमसे, क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसके नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे। तो देखो हमेशा एक चीज इक्वल होती है, ये जो आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट था, जैसे आपका स्फेयर था, ये आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट था, इससे आपने क्या बना दिए, इससे आपने क्या बनाए, कोन बनाए। तो स्फेयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कोन्स के वॉल्यूम के। स्फेयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल, क्योंकि जितना मेटल इसके पास था वही मेटल तो इसने सब दिया है। तो मतलब एक तरीके से इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो देखो स्फेयर का क्या कहते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज मोल्टेड इनटू राइट सर्कुलर कोन्स ईच रेडियस और हाइट, द नंबर ऑफ सच कोन्स। हमसे पूछा है उसने कि कितने कोन्स बनाए, तो नंबर ऑफ सच कोन्स, ठीक है, n, और कोन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब देखो यहाँ से पाई कैंसिल कर दो, ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, बस फॉर्मूला में पुट कर दो 4 इंटू में आर का क्यूब 21 इंटू 21 इंटू में 21 इज इक्वल्स टू में n मल्टीप्लाई में r कितना है इसका 7 इंटू में 7 इंटू में 3, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, सो 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 21,
1, सो आंसर विल बी 12 1 जा 12, एक ही का है यूनिट डिजिट 2, आंसर विल बी 252, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है विकांत ने स्पेंड कर दिया 65% ऑफ हिज इनकम। अगर उसने 65% स्पेंड कर दिया तो उसने सेव कितना करा, 35%, एंड एबल टू सेव 1100 पर मंथ। तो देखो ये 1100 किसके इक्वल है, 35% के इक्वल है। 35% के इक्वल कितना है, 1100, यही तो उसका सेविंग्स है। तो उसका 100% निकाल लेते हैं, अपॉन में 35 इंटू में 100। देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वेंकट की हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। तो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिज मंथली एक्सपेंस, उसका हमें एक्सपेंस बताना है वो कितना करता है। तो ये जो उसका इनकम है उसका वो कितना कर देता है खर्च, 65%। कितना खर्च कर देता है, 65%। इसको सॉल्व करेंगे तो 1100 क्या कहते हैं, 5 7 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, सो 14300 डिवाइडेड बाय 7, इसे सॉल्व करेंगे तो 2042.85, सो 2042.85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक सर्कल है जिसके अंदर उसने बोला है P is 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O। एक पॉइंट P है जो सेंटर से कितनी दूर है, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द लेंथ PT ऑफ अ टेंजेंट, एक P से लेके T, एक क्या है टेंजेंट है सर्कल की, फ्रॉम P, और उसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर की। हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल ये बताना है T से लेके O तक। तो देखो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 3 जा, ठीक है। तो देखो एक ट्रिपलेट होता है 13 5 और 12, ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13, ठीक है। तो हमारे पास 5 है 13 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 नहीं आएगा, ये हमने किससे कैंसिल करा था 2 से, तो इसे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया 24, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर 13, एंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, वन ऑफ द अदर टू साइड, दोनों साइड में से एक साइड की लेंथ कितनी है 5, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगेन वही सेम ट्रिपलेट 5 12 13। तो हमसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, 2 6 जा 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हम इसके अंदर वैल्यू बताना है, सिंप्लीफिकेशन है, बॉड मास से कर देते हैं, 21 जा 400, तो 5 2 जा 10 5 4 जा 20 210, तो 400 प्लस में 210 माइनस में 410, तो 610 माइनस में 410, आंसर विल बी 200, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स नो रिमाइंडर। एक ऐसा नंबर जिसको हमने डिवाइड करें 5 से और वो कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े, और डिवाइड करें 4 से तो क्या छोड़े, एक रिमाइंडर छोड़े, मतलब उसका रिमाइंडर में कितना आएगा 1। व्हेन डिवाइडेड बाय 6 और 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, और फिर उसी नंबर को अगर तुम 6 से डिवाइड करो या 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5। तो देखो ऑप्शंस के अंदर देखते हैं, ये सारे नंबर ही 5 से डिवाइडेड है, डिविजिबल है, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, तो कि यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए 0 और 5, यही है, ठीक है। तो देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। देखो लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो अगर मैंने इसे डिवाइड करा तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 2। अगेन मैंने 30 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा 2। अगर मैंने 25 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा 1। 400 तो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, तो हमारा नंबर क्या होगा 425। इसको फर्दर 6 और 7 से भी करके देख लेते हैं। देखो 425 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो 6 7 जा 42 5, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा 5।
अब मैं 425 को 7 से कर लेती हूँ, 7 6 42, अगेन मेरे पास रिमाइंडर कितना बचा 5। तो यही उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का हमें दे रखा है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पुट कर देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड की वैल्यू है 23, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 529 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 179 प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, 179 इधर जाके माइनस होगा तो 350 इज इक्वल्स टू में 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 175, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है 5544 के। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहां से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5544। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर का वैल्यू आ जाएगा 21, वही पुट कर देते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, 7 3 जा 21। ठीक है, ये सारे डिजिट जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रहेगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देखो आप चाहो तो इसके यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या है सबके डिफरेंट है। तो 8 देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 4 जा 8। तो मतलब अगर यूनिट डिजिट सबके अलग हो तो एक बेनिफिट रह जाता है, तो आप ऐसे भी देख सकते थे इसको। ठीक है, देखो वो बोलता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है। देखो एक लाइट हाउस मैं बना देती हूँ, ऐसे है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 120√3 अबव द सी लेवल, मतलब सी से ऊपर, मतलब अब ये लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग टूवर्ड इट चेंजेस। देखो एक जो शिप है वो लाइट हाउस की तरफ आ रही है सेल करती हुई, मतलब चलती हुई, तैरती हुई। ठीक है, और जो वो देखो जब उसने सबसे पहले देखा था उस शिप को, ऑब्वियसली पहले देखा होगा तो शिप कहाँ थी, दूर थी। जितनी दूर होता है उतना छोटा एंगल 30 डिग्री। देन उसने देखा तो वो कितने पे थी 60 डिग्री पे थी। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो बोलता है कि जब उसने देखा था तब वो बी पॉइंट पे थी, अब वो किस पॉइंट पे आ गई डी पॉइंट पे। तो वो कहता है इन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। देखो जब भी हाइट गिवन हो, जब भी हाइट क्या हो दोनों की इक्वल हो और हमें क्या बताना हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हाइट tan θ 1 माइनस tan θ 2। ठीक है, तो हाइट कितनी है 120√3। ठीक है, तो tan θ 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 माइनस में, और tan θ 60 डिग्री √3। ठीक है, तो देखो एलसीएम लूंगी तो ये हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 120√3 1 माइनस 3 में √3। ठीक है, तो 120√3 मल्टीप्लाई में 2√3, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर विल बी 240। तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है वो कितना था 240 यूनिट। तो अगर हाइट सेम हो और बस डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा है, डिस्टेंस का ऑब्जर्वेशन हमें, मतलब उस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है। इन द गिवन फिगर एक ओ दे रखा है सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू एक कॉर्ड दे रखा है और पी आर क्या है इसका टेंजेंट है। देखो जब भी रेडियस किसके ऊपर टच होता है टेंजेंट के ऊपर, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का।
तो ये पूरा एंगल कितने का होना चाहिए था, 90 का, तो ये कितना है 50 डिग्री का, तो ये कितने का है 50 डिग्री का। देखो दोनों ही आपस में क्या है, दोनों ही क्या है, रेडियस है, और अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ओपी और ओक्यू इक्वल है, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। और देखो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 50 50, तो ये कितना होगा 80 होगा। ठीक है, तो वही उसने पूछा था पी ओ क्यू का वैल्यू, तो वो हो गया हमारे पास 80 डिग्री। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस में 2, 23। ठीक है, सो आज के लाइव मॉक टेस्ट के हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो मैथ्स के सेक्शन में पूछे गए हैं। ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है ये किसी आपके फ्रेंड या फैमिली के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो प्लीज डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।